हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और हमने जो पहले चर्चाएं की है या बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जो इतिहास मेजर पेपर और माइनर लिए होंगे, उन दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये 3 प्रकार के प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो उसी में शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा आपका। इस वजह से हमने ये प्रयास किया है कि अब तक जितने भी वीडियो आपके लिए दिए गए हैं, यानी जितने भी आपको पढ़ाया गया है यूट्यूब पे हमारे चैनल पे फ्री में, तो उसका अब प्रैक्टिस भी कराया जाए। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव जब बनाने जाएँ या जब प्रश्न पत्र को हल करें तो आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। इसीलिए हमारी प्रयास रहेगी कि आप ऑब्जेक्टिव को भी सही करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका अगर सही होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे। तो इस वजह से हमने ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज को आरंभ किया है। आज जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके पास, और इसके आंसर भी हम बताते जाएंगे और आप इसे खुद भी मतलब सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताते जाइएगा। अगर किसी भी प्रश्न का, जैसे मान लीजिए ए नंबर है, 1 नंबर क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको कोई पता हो, तो उसका एक लिख के और उसके बगल में ABCD करके ऑप्शन में जो भी आपको सही लगेगा उसे आप लिख दीजिएगा। तो हमें भी पता चलेगा कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको क्या लाभ हो रहा है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से आपका एक तरह से टेस्ट भी हम कर लेंगे। इसके अलावा हम आपको ऑब्जेक्टिव का भी फ्रेमवर्क बता देंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसकी भी तैयारी आप करते जाएंगे। अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम में जाके आप इसको फ्री में हैंड रिटन जो ये PDF है ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जितना भी BA का हमने पढ़ाया है अब तक, सारा का सारा टेलीग्राम के ऊपर उसका PDF डाल दिया गया है, आप वहाँ से ले लीजिए और उसे ज़रूर एक बार पढ़िए, ताकि आपकी तैयारी को और भी दिशा मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में अब हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें 25 क्वेश्चन है, उसमें से हर एक क्वेश्चन का हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट उसके जो भी ये ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो उस ऑप्शन में सही होगा उसे हम टिक कर देंगे, वही आपका सही होगा, आप उसे जान जाइएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। हमने पढ़ाया था, जब आपको वैदिक साहित्य को हमने पढ़ाया उसमें हमने 4 वेद के बारे में आपको पढ़ाया था। उसमें हमने बताया था कि आपके पास 4 वेद हैं, यानी वेद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें पूछ रहा है सबसे प्राचीनतम, यानी सबसे पहले कौन से वेद की रचना हुई। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको A नंबर ऑप्शन दिया है सामवेद, B नंबर है यजुर्वेद, C नंबर है ऋग्वेद और D नंबर अथर्ववेद। मतलब जो 4 वेद होते हैं वही 4 वेद आपका ऑप्शन है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सबसे प्राचीन, यानी सबसे पहले कौन लिखा गया। तो हमने बताया था कि वेद का क्रम है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, तब अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर जो होगा C ऑप्शन होगा, जो कि ऋग्वेद है। तो अगर आपको, देखिए आप पहले से ही इस क्वेश्चन के उत्तर को जान रहे होंगे, तो आप क्या करें कि कमेंट में जाइए, एक ऑप्शन मतलब प्रश्न संख्या 1 लिखकर 1 लिखिए और उसमें ऑप्शन ABCD में जो आपको सही लगे उसको टिक कर दीजिए। ऐसे ही आप हर एक प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। और या नहीं तो आप अपने खुद भी एनालिसिस कीजिए, जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं उसका आप बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख के और उसमें बताइए कि हाँ इतना प्रश्न हमारा, इतने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन हमारा सही हुआ, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा इससे कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप कितना पढ़ पा रहे हैं या कितना समझ पा रहे हैं, ये हमें पता चलेगा। फिर आगे के वीडियो में उसी रणनीति के साथ आपको अच्छे से और भी तैयारी कराई जाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि आप BA के किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए इतिहास का, ताकि आप अच्छे से अपना तैयारी करके आप उत्तर उसका लिख सकें और अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, सबसे बाद का वेद कौन है। हमने बताया कि 4 वेद हैं, उसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका भी वही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें ऑप्शन है।
और यही 4 ऑप्शन है। उसमें सबसे बाद में कौन लिखा गया, तो हमने बताया था कि सबसे बाद में लिखा जो गया था वेद वो अथर्ववेद है। और वेद त्रयी में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेद त्रयी में कौन से वेद को सम्मिलित किया गया है, तो हमने बताया था, आप देखिए प्लीज़ आप जाइए हमारे ग्लोरी ऑफ एंसेंट इंडियन लिटरेचर, उसमें हमने इसको पढ़ाया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें हमने बताया था कि वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो चीज़ें वहाँ हम नहीं बताए होंगे वो यहाँ हम नई तरीके से आपको बताते जाएंगे ताकि आप उसे कोरिलेट कर पाएंगे। तो और अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेद त्रयी में कौन से वेद शामिल हैं, तो उसमें आपको बाकी सब वेद शामिल है, अथर्ववेद को छोड़ देना है, उसको गलत कर देना है। चलिए उसके बाद है कि वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या कितनी है आप जानते होंगे। इसमें ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन में 4। तो आपको हमने बताया था वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो इसका ऑप्शन ए नंबर में है वेद व्यास, बी नंबर में उग्रसर्वा, सी नंबर में है पाणिनि और 4th में है यानी डी नंबर में है तुलसीदास। तो हमने बताया था कि देखिए वेद के संकलनकर्ता जो है वेदव्यास है, इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। तो ये आप ध्यान रखें, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जो है ये ही वेद को संकलित किए थे। अब रहा उग्रसर्वा, तो इसको हम आगे बताएंगे चूँकि इससे क्वेश्चन इसमें डाला गया है, तो इसलिए हम इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। पाणिनि के बारे में भी हम आगे बताएंगे। और तुलसीदास की देखिए रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब है 5वां क्वेश्चन कि वेद की भाषा क्या है, तो वेद की भाषा देखिए ऑप्शन ए नंबर में है तमिल, बी नंबर तेलुगु, सी नंबर हिंदी और डी नंबर आपके पास है संस्कृत। तो वेद जो लिखा गया है, जो भी हमारा वैदिक ग्रंथ है, जितने भी लिखे गए हैं वो सब के सब भाषा उसकी जो है वो संस्कृत है, यानी वैदिक संस्कृत भाषा में लिखी गई ये सभी ग्रंथ हैं। तो आप इसका सही ऑप्शन डी है और संस्कृत है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, जादू टोना और तंत्र मंत्र की जानकारी किस वेद में मिलती है। तो हमने 4 वेद जो आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें बताया था कि ऋग्वेद में क्या चीज़ की जानकारी है, सामवेद में किस चीज़ की है, अथर्ववेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है। तो उसी में पूछ रहा है कि किस वेद में जादू टोना तथा तंत्र मंत्र की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन इसमें ए है ऋग्वेद, सामवेद, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर में अथर्ववेद और डी नंबर में है आपका यजुर्वेद। तो हमने बताया था अथर्ववेद में ही औषधि के बारे में जानकारी मिलती है, जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें औषधि के बारे में जानकारी मिलती है, जादू टोना के बारे में जानकारी, तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी जो मिलती है वो अथर्ववेद में है। तो इसका सही ऑप्शन अथर्ववेद होगा। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। तो हमने बताया था ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, हमने बताया है, इस पे भी क्वेश्चन है इसलिए अभी हम नहीं बताएंगे कितना मंडल है, बट आप ऑप्शन इसका ये जो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं इसे आप जरूर लिख सकते हैं, कमेंट में आप कर सकते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो इसमें कितने सूक्त हैं ये बताइएगा आप। तो इसमें 1028 सूक्त है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो उसी में जो मंडल है, इसमें ऋग्वेद में कई एक मंडल हैं, तो उसमें देखिएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में ये बोल रहा है कि गायत्री मंत्र की चर्चा है। तो देखिए ऑप्शन दिया है दूसरा मंडल, फिर बी ऑप्शन दिया है प्रथम मंडल, तीसरा ऑप्शन है तीसरा मंडल और डी ऑप्शन में है 10वां मंडल। तो हमने बताया था कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य भगवान के द्वारा सविता जो देवी हैं उनको गायत्री मंत्र समर्पित किया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी और तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र की चर्चा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र की चर्चा मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो जातियां थी वैदिक काल में, तो इसकी चर्चा किस मंडल में मिलती है यही पूछ रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके पास है 10वां मंडल, फिर बी ऑप्शन है प्रथम मंडल, सी ऑप्शन है दूसरा मंडल और डी ऑप्शन है तीसरा मंडल। हमने तीसरा मंडल के बारे में आपको बताया था कि तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है और 10वां मंडल जो है इसी में सबसे पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चर्चा की गई है। और इसी में आपसे अगर ये भी क्वेश्चन अगर पूछे कि शूद्र की सबसे पहली बार चर्चा किस वेद में है, तो आप ऋग्वेद मारिएगा। उसके बाद फिर आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो वह भी होगा 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त ही है जिसमें
इसके बारे में चर्चा मिलती है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। इसीलिए हमने मंडल के बारे में आपको नहीं बताया था पहले, लेकिन देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऑप्शन आपके पास है ए 10 मंडल, उसके बाद बी ऑप्शन में 11 मंडल, सी ऑप्शन में 12 और डी में 13। तो इसका सही उत्तर जो होगा 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 228 सूक्त हैं और 11 बालखिल्य हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोला जाता है। तो आपके पास वही वेद की जो 4 संख्याएँ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए अब ऑप्शन पहले देख लीजिए। ए नंबर में है ऋग्वेद, बी नंबर में है सामवेद, सी नंबर में है यजुर्वेद और डी नंबर में अथर्ववेद। तो इसका सही होगा सामवेद। तो साम का अर्थ ही होता है गायन, जिसमें गाना गाया जाता है ना। तो साम का अर्थ हमने बताया था कि गायन होता है, और इसी को बोला जाता है, जो सामवेद है इसी को भारतीय संगीत का जनक। इसी में सारे गामा पा धा नीसा जैसे 7 स्वर है ना हमारे संगीत के, वो वहीं पे चर्चित है। कहाँ पे? सामवेद में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और सामवेद के बारे में ही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वेदों में अब खुद को वो सामवेद बताते हैं कि हम सामवेद हैं। तो वो भगवान कृष्ण भी। तो ये आप याद रखिएगा। ये तमाम चीज़ें पढ़ाई गई है, लेकिन हम रिवीजन आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू करा रहे हैं, ताकि आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी जो आएगा वह भी आपसे सही हो जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। तो ये 11वां नंबर क्वेश्चन है कि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। तो हमने बताया था कि 8 ब्राह्मण ग्रंथ हमारे पास है, तो वो किसी न किसी वेद से, सभी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो किसी न किसी वेद से संबंधित है, उसको पढ़ाया है हमने। तो उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो पहला है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी, तीसरा है पंचविश, चौथा है षड्विश, पाँचवा है जैमिनी, छठा है तैत्रेय, सातवां है शतपथ और 8वां है गोपथ। तो ये अब पूछ रहा है कि कौन सा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किस वेद से संबंधित है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि अथर्ववेद अंतिम वेद है, और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है अथर्ववेद का है। और अथर्ववेद का आपसे पूछा जाए कै गो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वह एक ही है। तो वह कौन है? तो वह गोपथ है। तो ये ध्यान रखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। तो इसमें भी ऑप्शन आपके पास है सामवेद, यजुर्वेद, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है ऋग्वेद और डी नंबर है अथर्ववेद। तो इसका है सी नंबर ऑप्शन, जो कि ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। अब देखिए, अब हम आपको बता देते हैं कि देखिए वैदिक साहित्य के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 8 हैं। तो वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? ऐत्रेय हैं, फिर कौशितकी है, पंचविश, षड्विश, जैमिनी, तैत्रेय और शतपथ, गोपथ। ये 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो अब आपसे पूछेगा कौन से ब्राह्मण ग्रंथ किससे है। तो ऐत्रेय और कौशितकी वो ऋग्वेद से है। उसके बाद गोपथ हमने बताया अथर्ववेद से है, और सामवेद से संबंधित है पंचविश, षड्विश, जैमिनी, ये सामवेद से है। और यजुर्वेद से संबंधित है तैत्रेय और शतपथ। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 ब्राह्मण ग्रंथ से आपसे कभी ना कभी प्रश्न पूछे जरूर जाएंगे। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते वाक्य, जो कि सत्यमेव जयते हमारा आदर्श वाक्य है, भारत सरकार इसे मानती है और आज भी इसे सत्यमेव जयते देखिएगा, इसे आदर्श वाक्य के रूप में, भारत का आदर्श वाक्य कोई है तो सत्यमेव जयते है। वह किस उपनिषद से लिया गया है, उस उपनिषद का नाम आपको बताना है। तो हमने उपनिषद साहित्य को जब पढ़ाया था तो उसमें इसकी चर्चाएं की है। तो उसी में पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। इसमें ऑप्शन है आपके पास मुंडको उपनिषद, बी ऑप्शन है केन उपनिषद, सी ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद और डी ऑप्शन है मांडुक्य उपनिषद। ये जो सही उत्तर होगा इसका मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा पहली बार मिलती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन जो है 14 क्वेश्चन, तो उसको देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। शिक्षा को वेद का क्या कहा जाता है। वेदांग साहित्य हमने पढ़ाया था। अब ये नहीं बताएंगे कि वेदांग कितने हैं, चूँकि उससे भी रिलेटेड प्रश्न आपके पहले आगे हैं, तो इसलिए हम नहीं बताएंगे। लेकिन हम बता देते हैं आपको कि वेदांग साहित्य में शिक्षा भी आता है। तो शिक्षा का संबंध वेद के किससे है। जैसे कोई भी वेदांग साहित्य है तो उसका हर एक का किसी ना किसी वेद का कुछ ना कुछ उसको बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ वेदांग साहित्य है, उसको
वेद का पैर बुलाया जाता है, किसी को हाथ बुलाया जाता है, किसी को कान बुलाया जाता है, किसी को नाक बुलाया जाता है, तो किसी को मुंह बुलाया जाता है। तो इसी में पूछ रहा है कि शिक्षा को वेद का क्या कहते हैं। तो शिक्षा को देखिए ऑप्शन इसमें है ए हाथ, बी नंबर पैर, सी नंबर नाक और डी नंबर मुंह या मुख। तो इसका सही होगा नाक। देखिए शिक्षा को वेद का नाक बोला जाता है या नासिका बोला जाता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वेदांग साहित्य में, इसी में आप देखिएगा किसको हाथ बोला जाता है, कल्प को हाथ बोला जाता है, कल्प को वेद का हाथ बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आगे का अभी हम बताएंगे आपको। वेदांग साहित्य की संख्या कितनी है, हम इसीलिए आपको वेदांग साहित्य के बारे में नहीं बताया कि वेदांग साहित्य की कितनी संख्या है। तो वेदांग साहित्य की संख्या कितनी है, ऑप्शन आपके पास है 4, बी ऑप्शन 5, सी नंबर 7 और डी नंबर 6। तो आप म्यूट कीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि कितना वेदांग साहित्य है। तो इसमें देखिए वेदांग साहित्य जो है शिक्षा है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 जो है वेदांग साहित्य यही है मुख्यतः। तो इसकी संख्या कितनी है 6 यानी 6 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है। अष्टाध्यायी जो जानते हैं आप, संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई सबसे प्राचीन रचना जो है अष्टाध्यायी है। आपसे अगर पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण पे सबसे पहली बार लिखा गया कौन सा ग्रंथ है, तो वो अष्टाध्यायी है। और ये किसकी रचना है, यही आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन ए है पाणिनि, बी ऑप्शन है कौटिल्य, सी ऑप्शन है पतंजलि, डी ऑप्शन है यास्क। तो इसका हमने बताया था आपको कि पाणिनि की अष्टाध्यायी यानी पाणिनि इसके लेखक हैं। तो ये ऑप्शन ए नंबर इसका सही होगा। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ज्योतिष को वेद का क्या कहते हैं। ज्योतिष को वेद का खाली स्थान उसके कहते हैं, क्या कहते हैं यानी कि, तो ज्योतिष को वेद का क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपके पास ए है आँख, बी ऑप्शन नाक, सी ऑप्शन कान और डी ऑप्शन पैर। तो हमने बताया था कि मुंह, नाक तो होगा नहीं, क्योंकि नाक तो हम लोग किसको बताए थे आपको कि नाक बोलते हैं किसको, शिक्षा को। और उसके बाद हमने बताया था कान, कान के बारे में हम अभी नहीं बताए थे। पैर मान लीजिए, तो पैर होता है, छंद को पैर बोला जाता है, पैर से संबंधित कहा जाता है। तो आँख जो है ज्योतिष, यानी आँख से हम लोग देखते हैं, तो उसको रिलेट कीजिएगा ज्योतिष से, उसी का संबंध है किसका, आँख का। यानी ज्योतिष को वेद का आँख बोला जाता है। ज्योति मतलब होता है ना कि आँख से हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो ज्योति हमको मिलती है आँख से, तो वही है ज्योति का संबंध आँख से, आप मारिएगा, सही ऑप्शन होगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास ए नंबर है विष्णु पुराण, बी नंबर है मत्स्य पुराण, सी नंबर है वायु पुराण, डी नंबर है शिव पुराण। तो हमने बताया था कि सब आपके पास कितने पुराण हैं, ये अगले स्लाइड में आपको समझ में आएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न हमने डाला है। तो अभी तो हम बताएंगे नहीं कितना पुराण है, आप कमेंट में ज़रूर कीजिए कि कितना पुराण है हमारे पास और उप पुराण की संख्या कितनी है, पुराण की संख्या कितनी है और उप पुराण की संख्या कितनी है, ये सारा पढ़ाया हुआ है। इसीलिए आप ज़रूर इसको कमेंट में डालिए, बताइए कि आखिर कितनी संख्या है इसकी। तो देखिए सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है और सबसे प्रामाणिक पुराण भी इसको माना जाता है। चलिए अगले स्लाइड में अब देखते हैं हम लोग कि पुराण के रचयिता कौन है। हमने जब पुराण साहित्य को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि उसके लेखक कौन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है लोमहर्ष ऋषि, बी है उग्रसर्वा, सी नंबर में 1 और 2 दोनों यानी कि लोमहर्ष ऋषि और उग्रसर्वा दोनों होंगे, और डी ऑप्शन है आपके पास कोई नहीं। तो हमने बताया था कि पुराण के रचनाकार जो है लोमहर्ष ऋषि और उग्रसर्वा, जो लोमहर्ष ऋषि के ही पुत्र थे यानी बेटा थे, उन दोनों ने मिलकर पुराण की रचना की। तो इसका सही उत्तर होगा सी। तो ए और बी दोनों होगा इसका सही। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि पुराण की संख्या कितनी है। तो इसीलिए हम छोड़े थे कि आपको कमेंट में करना है कि पुराण की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए आपके पास है 20, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो हमने बताया था कि पुराण की संख्या 18 है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और उप पुराण की संख्या कितनी है, तो वह भी 18 है। तो ये दोनों ही ध्यान में आपको रखना है। अब देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष शब्द का पहली बार चर्चा किस अभिलेख में हुआ है, यानी सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष की चर्चा की गई है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी में है खारवेल का हांथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन सी जो है उसमें है अशोक का अभिलेख, और ऑप्शन डी जो है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति। तो हमने जब
भारत के अन्य नामों के बारे में बताया था कि भारत के कई एक नाम हैं, तो उसमें बताया था कि भारतवर्ष, भारत के बारे में जो चर्चा मिलती है कि भारत के नाम जो है भारतवर्ष भी है, तो वो किस अभिलेख में है, तो ये हमने बताया था खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख जो है उसी में भारत के बारे में बताया गया कि भारत का नाम भारतवर्ष भी था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो 22वां नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे कि भारत के नाम हैं, यानी भारत का नाम भारत के अलावे क्या क्या और है। जैसे आर्यावर्त, ऑप्शन ए है आपके पास आर्यावर्त, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है भारतवर्ष, ऑप्शन ई है जम्मू द्वीप। अब देखिए, आप जानते होंगे, अगर आपने वीडियो को देखा होगा और आपको थोड़ा भी पता होगा, तो भारत को भारतवर्ष भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, आर्यावर्त भी बोलते हैं, जम्मू द्वीप भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे कि भारत के अन्य नाम हैं, अन्य नाम कौन कौन से हैं, और ये सभी नाम आपको दिखे, तो आप यही खोजिएगा कि ये सभी नाम तो भारत के हैं। तो आप अगला जो उसका जो ऑब्जेक्टिव में आपका जो दिया होगा ऑप्शन, उसमें ये खोजिएगा कि इनमें से सभी कहाँ लिखा हुआ है। तो इनमें से सभी जहाँ लिखा होगा उसको टिक कर दीजिएगा, ये सभी नाम जो है भारत के हैं। तो इसमें से सभी सही होगा। तो हमने ऑप्शन एफ जो है इसमें रखा है कि इनमें से सभी, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है, ये हमने बताया है। तो अब देखिए, ऑप्शन ए इसमें 31,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 30 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 31 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हमने बताया था जब भारत के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया में, भारत की जो एक सामान्य समझ है उसमें जो चर्चाएं हमने की, उसमें बताया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, और इतना ही है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा इसका। अब देखते हैं हम लोग 24वां नंबर क्वेश्चन जो अंतिम है कि महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो अब ऑप्शन इसका देखिए, महाभारत के रचनाकार कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसमें देखिएगा ऑप्शन ए होगा यास्क, ऑप्शन बी आपके पास है वेद व्यास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो आपको सही उत्तर ढूंढना है। देखिए, तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक है, वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक है, यास्क का तो वेदांग साहित्य से संबंध है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। तो चलिए, आज के वीडियो के माध्यम से हमने 25 क्वेश्चन का जो टारगेट लिया था उसमें 24 ही क्वेश्चन हम कराए, लेकिन जितना भी अभी तक हमने प्रश्न आपके पढ़ाए हैं, जितना भी हमारे द्वारा लेक्चर लिया गया है आपसे संबंधित, यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित हिस्ट्री पेपर का, उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको हमने करा दिया है। अब इसके पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से इसके पीडीएफ को भी ले सकते हैं और आराम से इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगा, और सब्जेक्टिव का तो हम करा ही रहे हैं। तो धीरे धीरे तैयारी आपकी अच्छी होती जाएगी और आप एक अच्छा नंबर ले भी पाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिए अन्य दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।